करना चाहिए, एकदम गर्व करना। और जिस पे हमें थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए थी यार। मुसलमान से हम ले ही लेते सर, वो हम ले ही लेते उनसे, हम उन्हें समझा ले आते। हम तो जाते डेलीगेशन बन के तो हम तो समझा ले आते हैं कि देखो भैया, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो किसी देश की कल्चर का, आर्किटेक्चर का एक हिस्सा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदू के पक्ष में निर्णय दे ही दिया था, तो वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। वेट करना था हमें कि रुक जाते, जब फाइनली निर्णय, सारा साक्ष्य, सारा एविडेंस, सारा सबूत हिंदुओं के पक्ष में था, मिला उन्हें कि नहीं मिला। तो अगर नहीं गिराते तो कितना अच्छा होता। भाई हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान, वो अपने मुसलमानों को कैसे भड़काएगी? ऐसे ही तो भड़काएगी कि ये देखो इंडिया काफिर लैंड, मस्जिद गिरा दिया। ये मौका दिया हमने उन्हें करने का। कितने दंगे हुए, मुंबई तक उसकी पूरी आंच पहुंची थी, ठीक है ना, वो नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी हमारे करियर की स्टार्टिंग हुई है, तो काफ़ी मेरे दोस्त और मैं भी, हम ऐसे हैं जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें कहाँ जाना है। जैसे अगर कोई एग्जाम भी कहीं जा रहे हो घूमने? नहीं, अच्छा, मतलब कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा, मतलब अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाए, मतलब कंफ्यूज हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो यही सवाल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले मतलब डिसाइड कर लो कि क्या करना है और उसी पाथ में चलो। और कुछ लोग, मतलब हमें ये भी सुनने को मिलता है कि अभी मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें, अलग अलग फील्ड में जाके देख सकते हो। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलेंगे कि एक चीज़ पे रहें या फिर सब? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऐसे 4 लड़के तुम्हारे सामने बिठा दिए जाए तो तुम किसको चुनोगे? कंफ्यूज होगी कि नहीं होगी? बस ये तुम लोगों की जनरेशन की प्रॉब्लम है। उसको कभी लगता है कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब किसी ने 4 बातें आईएएस की बता दी तो तुमको लगता है ऐसा होता है, और सिंघम और कैप और गाड़ी और बत्ती, तो लगता है आईएएस बनना है। ये जो तुमने इतने सारे ऑप्शंस तो तुम खेलते हो, जैसे मैं लोगों को मना करता हूँ पहले लड़की देखने जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाओ तो अकेले जाओ, क्योंकि जहां तुम 5 लोगों को लड़की लेके देखने गए, तुम्हारी शादी नहीं होगी कभी। कोई ना कोई बोल देगा आंख बहुत छोटी है, और तेरी भैंस जैसी आंखें हैं तो उससे थोड़ी शादी करनी है। तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुमने बड़े सारे ऑप्शंस खोल दिए। तो जब तुम कभी आईएएस देखते हो उधर भाग जाते हो, जैसे कोई तुम्हें मिल गया आईएएस को सपोर्ट करने वाला तो तुम उधर भाग जाते हो, कोई जर्नलिज्म को सपोर्ट करने वाला तुम उधर भाग जाते हो, कोई एमबीए को ये हो रहा है तुम्हारे साथ। तो अब तुम्हें काम करो, और तुम्हें क्या है, खतरा हर जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां खतरा नहीं है। तो एक बार तुम भागते हो उसका प्रॉफिट देके, फिर जब तुम उसकी चैलेंज देखते हो पीछे चले आते हो, बस यही ड्विंडल हो रहा हो। तुम एक डिसीजन लो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मेरी थॉट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, फिर एक डिसीजन लो। माँ बाप के साथ बैठो, तुम्हारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ बैठो। वो भी खासकर अर्जुन की, जो लोग कृष्ण की तरह हैं, राय सबसे नहीं लेनी चाहिए। राय हमेशा उस आदमी से लेना चाहिए जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से अटैच है, वो तुम्हें अच्छा राय देगा। तो उसमें माँ बाप का पहला स्थान होता है। या मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें लगा कि यार इसने मुझे जब भी राय दी अच्छी दी, ऐसे बात करके और एक चीज़ फाइनलाइज करना और फिर उसको करो। सर मेरा नाम सरवर रज़ा। सर आप जैसे सभी को, बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, ये सब कराते हैं, वो छोटे छोटे शहर से आते हैं। अभी कोटा में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? वो बच्चे प्रेशर कंपटीशन को लेकर है, या फिर परिवार की तरफ से वैसा प्रेशर आ रहा है, या वो तैयारी नहीं कर पा रहे? नहीं ऐसा नहीं है, इशू बड़ा है सर, बहुत बड़ा इशू है। उसमें देखो कई बातें हैं। एक तो हमने रटने वाली पढ़ाई पढ़ी, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटने वाली है। रटने वाली पढ़ाई बहुत डिप्रेशन पैदा करती है, बहुत। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रटने वाला, ये कॉन्सेप्ट ही खराब है। तो एक तो ज्यादातर लोग उस मॉडल से पढ़कर आए। दूसरी बात क्या है, पेरेंट्स बेचारे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, उस प्रेशर का मतलब क्या होता है। जैसे हमें कोई लड़का, जैसे तुम हमसे मिलने आए, इसकी तैयारी को तुम हमसे मिलने आए, और तुमने कहा सर, क्योंकि हम जीवन में डेली कोई ना कोई चुनौती फेस करते हैं, और जब तुम मुझसे मिलने आए तो मुझे पता है कि तुम आज पढ़ के ऊब चुके हो और अब तुम्हारा दिमाग नेगेटिव मोड में तुम्हें ले आ रहा है, और तुम मेरे पास आए कि सर मन कर रहा छोड़ दूं। अबे मैंने कहा, परसों एक बाबा जी मिले थे, मैंने उनसे तुम्हारा नाम लेके पूछा, बोले 3rd रैंक। तुरंत तुमको कहा सर चाय पी ले, आप पी लो चाय। माँ बाप पेरेंट्स, इनका काम है मोटिवेशन डालना। ये क्या करते हैं अनजाने में? माता जी क्या करेंगे, भैया तुम्हारे पापा की बीपी बहुत हाई रहती है। हाँ भैया, कल तो 400 थी। वो बेचारा 8 घंटा जो पढ़ के उठा है, जिसके दिमाग में इतना प्रेशर है, ये भी तो पेट है ना, उसने वो बात सुन ली कि पापा का बीपी आई है। उसके ऊपर से वो टीचर, फिर कंपैरिजन। तुम आज तैयारी करने आओ, एक 3 साल पहले कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा ना। ये हो रहा है कोटा में, कंपैरिजन, प्रेशर, दबाव, जबरदस्ती। और वो बच्चे चूंकि उम्र उनकी कम है, भाई 10+2 16 पे आदमी कर लेता है मैक्सिमम, तो 16 का बच्चा, उसका जो मैच्योर ग्रोन अप रेशियो वो कम है थोड़ा सा, उसी में वो बेचारा थक हार के टूट जाता है एकदम से।
सर मेरा नाम तौकीर है, मैं जामिया मिल्लियत इस्लामिया से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मेरा सवाल एक छोटा सा है, 2024 में आपके हिसाब से मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? इसको सर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें क्या कि 2024 के चुनाव, 2029 के चुनाव, 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में मुद्दा होना कैसे चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टियां डिसाइड करती हैं कि ये मुद्दा है, कुछ चीज़ें हम लोग भी डिसाइड कर देते हैं यहाँ बैठ के कि ये मुद्दा है, और जिनके मुद्दे हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। उनको पता ही नहीं ना, उनको पता ही नहीं। जिनको मुद्दा देना है सरकार को, उनको पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है। तो 2024 का जो मुद्दा है वो बस एक ही होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम कर ही रही है, इंडस्ट्री पे भी काम करे, इन्वेस्टमेंट पे काम करे, जॉब पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, इन सब चीज़ों पे काम करे। बस पूरा कंसंट्रेशन ही सरकार उधर पलट दे। तो वो भाषणों में लंबे लंबे आंकड़े फेंक देंगे। कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इतने हजार रोजगार दे दिए, इतने का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आए, जमीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं। वो गरीब आदमी जो वोट देने जा रहा है गाँव को, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ कागज पे इंडस्ट्री नहीं, लग जैसे गई है। हमारे यहाँ बजट आता है हर साल, तो बजट किस लिए आता है? जनता को पढ़ने के लिए। कोई पढ़ता है? कभी देखे किसी को बजट पढ़ते हुए? मजबूरी में हम जैसे लोग पढ़ते हैं। हम जैसे लोग, हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें तो जरूरत है। हम अब जब जनता पढ़, तुमने अपने नौकर को 1000 रुपये दिया कि जाओ खर्चा है, सामान ले आओ, वो आया घर, तुमने हिसाब ही नहीं मांगा, और ऐसा तुम लगातार करते चले गए, तो तुम्हारे पैसे को मिसयूज करेगा कि नहीं करेगा? इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों से हिसाब ही नहीं मांगती, कहती, पूछती ही नहीं। उसकी एक वजह और भी है कि जो इनकम टैक्स पेयर कम्युनिटी है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। जब हम किसी चीज का पैसा देते हैं ना, जैसे तुम किसी फ्री की क्लास में पढ़ने गए, टीचर 3 दिन नहीं आया, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने 2 लाख फीस दी तो तुम कोचिंग में आग लगा दोगे कि पैसा दिए हैं। तो मुद्दा तो मेरे हिसाब से ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कीमत पर। जिमी कार्टर, जो काम डेंग जियाओपिंग ने चाइना में किया था, अब इंडिया को वो काम करने का समय आ गया है। बहुत चाइना ने कष्ट देखा, बहुत दुख झेला 1976 तक, और डेंग जियाओपिंग आता है, तुरंत जिमी कार्टर को बुलाता है अमेरिका से, गले लगाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सब बदल जाता है चाइना। और तुम आज देखो चाइना की स्थिति क्या है। तो आज भारत को डेंग जियाओपिंग मॉडल अपनाने का समय आ गया है, और अगर वो नहीं अपनाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर, जिस